बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं नवीद अहमद एक बार फिर प्रोग्राम विरसा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। विरसा एक ऐसा साइंसी प्रोग्राम है जिसका बुनियादी मकसद लोगों में मुसलमान साइंसदानों के काम से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है कि जो उनकी तहकीक थी या जो उन्होंने अमली काम किए उसका आज की जदीद साइंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। नाजरीन, इस सीरीज का पहला प्रोग्राम जो कि इब्न अल हैसम पर था आप देख ही चुके होंगे। साइंस की बुनियादी तौर पर 3 शाखें हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। पहला प्रोग्राम जो हमने इब्न अल हैसम पर किया तो उनका ताल्लुक फिजिक्स के साथ था। हमारा आज का प्रोग्राम जिस बुलंद पाया मुस्लिम साइंसदान पर है उनका ताल्लुक केमिस्ट्री से था। एक बुलंद पाया के केमिस्ट जिनको बाज़ मौरखीन ने फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा है। जी नाजरीन, मैं किसी और की नहीं बल्कि जाबिर इब्न हयान की बात कर रहा हूँ। जाबिर इब्न हयान को मगरिब में गैबर के नाम से जाना जाता है। आपने मुतअद्दिद कुतुब और रसाइल लिखे जिसकी वजह से आज केमिस्ट्री में नई इस्लाहात हो चुकी हैं। आपने जदीद केमिस्ट्री की बुनियाद रखी। जाबिर इब्न हयान के साइंसी कारनामों पर नज़र डालने के लिए मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे मेरे दोस्त अब्दुल वासे और नबील अहमद। नबील, आप हमें जाबिर इब्न हयान के हालात ज़िंदगी के मुतालिक बताएं। तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि जाबिर इब्न हयान का पूरा नाम अबू मूसा जाबिर इब्न हयान था। लातीनी ज़ुबान में जाबिर को गैबर के नाम से याद किया गया है। जाबिर खरासान के इलाके तौस में 722 ईस्वी में पैदा हुए। ये बनु उमैया की खिलाफत का दौर था। जाबिर के वालिद ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रखी थी जिस वजह से उन्हें खरासान छोड़कर जाना पड़ा। उनका ख़ानदान कुछ देर के लिए यमन में क़याम पजीर हो गया। यहाँ पर जाबिर बिन हयान ने कुरान और दूसरे मज़ामीन में इब्तदाई तालीम हासिल की। जब हुकूमत का निज़ाम बनु फातिमा के हाथों में आया तो जाबिर इब्न हयान कूफा चले गए। यहाँ जाकर वो खलीफा हारून रशीद के दरबार में शामिल हो गए। जाबिर ने अलकेमी के पेशे को अपनाया। अलकेमी के सिलसिले में 2 शख्सियात का जाबिर की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर था। इनमें से एक तो जाबिर के अपने वालिद थे और दूसरे उनके उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक थे। ये दोनों शख्सियात माहिर कीमियागर थीं। अलकेमी के सिलसिले में मैं ये बताऊं कि उस ज़माने में ये सोच आम थी कि मुख्तलिफ सस्ती धातों को कीमती धातों या मसलन सोना चांदी में कीमियाई अमल करके तब्दील किया जा सकता है। उस ज़माने के मशहूर साइंसदान, फ़िलासफ़र और इल्म कीमिया के माहिर इसी मशगले में लगे रहे। गो वो कभी अपने सोना चांदी बनाने में तो इस तरीके से कामयाब ना हो सके, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सी मुफीद दरियाफ्तें की जिनका आगे जाकर इल्म कीमिया पर बहुत गहरा असर हुआ। जाबिर बिन हयान भी इन्हीं साइंसदानों में से एक थे। जाबिर बिन हयान ने कूफा में ही सन 815 ईस्वी में तकरीबन 95 साल की उम्र में वफात पाई। जाबिर इब्न हयान एक एल्केमिस्ट थे, यानी कि अल कीमियादान। यहाँ मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि एल्केमी कोई पुरस्रार या जादुई इल्म का नाम नहीं, बल्कि ये तो ख़ास नज़रिया रखना, तहकीकात करना और दुनिया के बारे में एक ख़ास सोच रखने का नाम है। यहाँ तक कि मगरिब के नामवर साइंसदान जिनमें न्यूटन और गैलीलियो भी शामिल थे इसी सोच से मुंसलिक रहे और मुतासिर रहे। यहाँ तक कि न्यूटन की बीवी का ये कहना है कि न्यूटन रात गए तक एल्केमी की कुतब का मुतालिया करता और अपनी तहकीकात में इनके उलूम को इस्तेमाल करता। नाजरीन, अब हम जाबिर इब्न हयान के उन कारनामों की तरफ चलते हैं जिनकी बदौलत आज 1300 साल गुजरने के बाद भी आपके बताए हुए असूल और कवानीन की वजह से ही दुनिया तरक्की की राह पर गामजन है। इन सब में सरे फहरिस्त द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन है, यानी किस तरह एक माया को बुखारात में तब्दील किया जाता है और उन बुखारात को ठंडा करके जो माया दरकरार होता है वो अलहदा किया जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से आज खाम तेल से बनने वाली अशिया की तादाद 4000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि परफ्यूम की इंडस्ट्री से लेकर मशरूबात के कारखानों तक हमें हर जगह इस अमल का इस्तेमाल नज़र आता है। जाबिर इब्न हयान का एक और अहम कारनामा ये था कि उन्होंने केमिस्ट्री यानी इल्म कीमिया को एक इल्मी और फिक्री साइंस से तब्दील करके एक अमली साइंस का जामा पहनाया। आपका अपना ही कौल है कि अमली काम किए बगैर इल्म की बुनियादी हदों को अबूर करना भी नामुमकिन है। नाज़रीन, मैं इस बात की यहाँ वजाहत करता चलूँ
کہ جابر ابن حیان ایک ایسے عظیم سائنسدان تھے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے تحقیقات اور تجربات کیے بلکہ انہوں نے کیمیا کی تجربہ گاہوں میں استعمال ہونے والے بے شمار آلات اور آپریٹسز بھی ہمارے سامنے رکھے. انہوں نے اپنی تصنیفات اور کتب میں مختلف خاکے اور تصاویر کے ذریعے دنیا کو یہ سکھایا کہ کس طرح مختلف آلات بنائے جاتے ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جابر ابن حیان تو آج سے 1300 سال پہلے پیدا ہوئے اور تبھی انہوں نے اپنی تحقیقات اور تجربات کیے. ان کے علوم ہم تک کیسے پہنچے؟ اس کا انتظام بھی وہ خود ہی کر گئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں 112 سے زیادہ کتب لکھی اور چند رسائل بھی پبلش کروائے. بعد میں ان رسائل کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا اور اس طرح ہم تک اور مغرب تک ان کی تعلیمات پہنچی. اس سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نوسٹراڈمس کی پیش گوئیاں پڑھیں یا نیوٹن کی پرنسپیا پر نظر دہرائیں، بے شک ہم اپنے کچنز کو چھانیں یا پھر مشرق وسطیٰ کے دور دراز صحراؤں میں بنے ہوئے کسی آئل ریفائنری کا جائزہ لیں، ہمیں ہر جگہ جابر ابن حیان کی ایک نمایاں اور اہم جھلک نظر آتی ہے. مسلمان سائنسدانوں کی ایک یونیک بات ہے کہ اپنے زمانے میں انہوں نے جو بھی کام کیے یا جو بھی انہوں نے میتھڈز انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ آج تک جدید سائنس میں بھی رائج ہیں. جیسا کہ عبدالواسع نے آپ کو بتایا کہ خام تیل کو صاف کرنے کے لیے جو پروسیس یوز ہوتا ہے اس کا نام ڈسٹیلیشن ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جس کو جابر ابن حیان نے اب سے 1300 سال پہلے متعارف کروایا تھا، اور آج یہ طریقہ پیٹرولیم انڈسٹری کی بنیاد ہے. ناظرین، جابر ابن حیان نہ صرف ایک عظیم مسلمان سائنسدان تھے بلکہ وہ دنیائے سائنس کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کا ایک نمایاں مقام ہے. آپ اسی اسلام کے سپوت ہیں جس کا سورج تاریکی کے بعد طلوع ہوا اور جس کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی. یہ وہی اسلام ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ رب زدنی علما. ناظرین، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے pakistan@mta.tv. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، pakistan@mta.tv. انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے ایک بار پھر ایک اور عظیم مسلمان سائنسدان پر ایک مفید پروگرام لے کر. تب تک کے لیے مجھے نوید احمد اور میرے دوستوں عبدالواسع اور نبیل احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.